Today we will solve some numerical problem based on the theory which we have studied. So come to NCERT exercise क्वेश्चन नंबर 3.3। इसके ए पार्ट में दिया गया है कि 3 रजिस्टर है हमारे पास 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम। तीनों रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है और हमसे पूछा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं, थ्योरी में हमने पढ़ लिया है कि अगर रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया जाए और हमसे इक्विवेलेंट रजिस्टर पूछा जाए तो सारे रजिस्टर का डायरेक्ट सम करने से उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आता है। सो 3 रजिस्टर्स हैं 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया है। तो सीरीज में कनेक्ट करने का तरीका होता है इस तरीके से, एक के बाद एक को ऐड करते जाइए, सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। कितने कितने ओम के हैं? 1 ओम 2 ओम 3 ओम। इसका क्या पूछा गया है? इक्विवेलेंट, यानी कि इसका आर इफेक्टिव पूछा गया है। सो आर इफेक्टिव कैसे लगे हैं? सीरीज में, यानी कि इसका क्या पूछा गया है? आर एस इज इक्वल टू क्या होता है? डायरेक्ट समेशन कर देंगे। सो इट बिकम्स 1 ओम 2 ओम 3 ओम, इट बिकम्स 6 ओम। दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि इस कॉम्बिनेशन को, जो 1 ओम 2 ओम 3 ओम का कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसको एक सेल के साथ कनेक्ट किया गया है। सेल का ईएमएफ 12 वोल्ट है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पर ये फोर्स जरूर है, बट दिस इज नॉट फोर्स, दिस इज एनर्जी। सो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ये समझिए कि ये एक वोल्टेज है, यानी ऐसे सेल के साथ कनेक्ट किया गया है जिसके वोल्टेज 12 वोल्ट है। तो इनको कनेक्ट कर देते हैं हम, किसको? इस सीरीज को। ट्वेल्व वोल्ट की सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। 1 ओम 2 ओम 3 ओम। हमसे पूछा गया है हर एक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बताइए, कितना पोटेंशियल का ड्रॉप है वो बताइए। आपको बताया गया थ्योरी में कि ये सेल जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। यहाँ से चार्ज एनर्जी लेकर निकलता है और हम जानते हैं, चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, चार्ज की एनर्जी क्या होती है? चार्ज की एनर्जी होती है जौन सा वाला चार्ज और जहाँ है वहाँ का पोटेंशियल, यही उस चार्ज की एनर्जी होती है या बर्डन होता है। तो जहाँ पर जो चार्ज है उसके पास, यहाँ जो चार्ज है Q और यहाँ का जो पोटेंशियल है वो, तो Q इंटू V यहाँ की एनर्जी, और वो एनर्जी लेके वो चार्ज आगे चलेगा, सामने एक रजिस्टर मिलेगा, उस रजिस्टर में वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। रजिस्टर का मतलब ये है कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा हुआ हो सकता है यहाँ पर बल्ब हो सकता है यहाँ पर फैन हो सकता है कोई स्पीकर बज रहा हो सकता है कोई मोबाइल चार्ज हो रहा हो। तो यहाँ से चार्ज एनर्जी लेके चलेगा और यहाँ पर जो फैन है उसको रोटेट कराएगा, और रोटेट कराने के बाद चार्ज अपनी एनर्जी को खर्च करने के बाद आगे बढ़ जाएगा। अगर सामने और रजिस्टर हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ एनर्जी देता हुआ, उनके ऊपर भी वर्क डन करता हुआ वो चार्ज आगे जाएगा और फाइनली चार्ज बिना एनर्जी का वापस यहाँ आएगा और एनर्जी बैटरी द्वारा उसको फिर से दी जाएगी। तो यहाँ पर जो चार्ज आया, फर्स्ट 1 ओम का रजिस्टर है, इस पर सबसे पहले वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, यानी अपने पोटेंशियल को वो ड्रॉप करेगा, राइट। और एक चीज़ बताई गई थी, एक सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर एक ही पाथ है, इसलिए यहाँ पर एक ही तरीके का करंट चलेगा, इसमें 2 तरीके के करंट नहीं चल सकते हैं। यानी आप चाहे कितने भी रजिस्टर क्यों ना लगा लें, करंट की वैल्यू जो आएगी वो सभी रजिस्टर में सेम आएगी, क्योंकि पाथ एक ही है। एक सिंगल लाइन में, एक सिंगल वायर में, सिंगल ब्रांच में एक जैसा ही करंट चलता है और एक ही डायरेक्शन में चलता है। तो मान लेते हैं इसमें करंट चला I। ये I की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी कि यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पर डिपेंड करेगी I की वैल्यू। तो हम जानते हैं टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाल चुके हैं, 6 ओम। तो इस बैटरी के सामने 3 रजिस्टर ये लगा दीजिए, या तीनों घटा के एक लगा दीजिए, पर होना चाहिए इसके इक्विवेलेंट। तो इसके इक्विवेलेंट कितना है? 6 ओम। यानी दिस डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू 6 ओम
रजिस्टर विच इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट सेल, राइट। अब बताइए क्या हम यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्म लगा देंगे बाई ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है 12, I पता नहीं है, वही तो पता करना है। R कितना है 6, सो I इक्वल टू 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, राइट। ये इसके इक्विवेलेंट है, यानी ये तो इसको मानिए या फिर इन तीनों को मानिए। इसका मतलब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा? I इक्वल टू 2 एम्पियर। इस सर्किट में I इक्वल टू 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। हमसे पूछा जा रहा है हर एक रजिस्टर में कितना ड्रॉप होगा। हर एक रजिस्टर अपना अपना काम करेगा, तो इसके अक्रॉस, इन दोनों के अक्रॉस का मतलब है इन दोनों, इस रजिस्टर के बीच के पॉइंट ये हैं, इनके बीच कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, राइट। तो इसके लिए सिर्फ इस रजिस्टर के लिए लगा देंगे ओम्स लॉ। फॉर रजिस्टर ऑफ 1 ओम, 1 ओम के रजिस्टर के लिए बाई ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है। पहले के लिए निकाल रहे हैं इसलिए V1 रजिस्टर R1, I के साथ I1 इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि रजिस्टर कोई सा भी हो, करंट तो सबके लिए सेम है। सो V1 इक्वल टू I की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2, R की वैल्यू कितनी है 1, सो 2 वोल्ट। सो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा 2 वोल्ट। सिमिलरली अगर हम V2 पूछें तो V2 इज इक्वल टू I R2, V2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 वोल्ट। इसके लिए कितना ड्रॉप होगा? इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के लिए कितना ड्रॉप होगा 4 वोल्ट का। इसी तरीके से अगर V3 पूछें तो I R3, V3 इक्वल टू 2 इंटू 3 6 वोल्ट। इस पर कितना होगा 6 वोल्ट। दिस इज 6 वोल्ट। थ्योरी को आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे उसमें कि थ्योरी में ये ड्राइव हुआ है कि सभी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप का समेशन बैटरी के समेशन के इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, 2 और 4 6 और 6 12 वोल्ट का पूरा यहाँ पर ड्रॉप हुआ है। सभी रजिस्टर मिलकर कितना ड्रॉप हुआ है 12 वोल्ट का। बैटरी कितने की लगी थी 12 वोल्ट की। इसका मतलब ये करेक्ट है। ओके, इन क्वेश्चन 3.4 3 रजिस्टर आर गिवन 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और इसका इक्विवेलेंट पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि अगर पैरेलल में रजिस्टर कनेक्ट हों तो उनका इक्विवेलेंट जो होता है, इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल होता है, उनके हर एक रजिस्टर के रेसिप्रोकल के समेशन के इक्वल होता है, राइट। तो इक्विवेलेंट निकालना बहुत सिंपल है। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि तीनों को पैरेलल कंबाइन करके एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है जिसका EMF 20 वोल्ट है। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये वोल्टेज ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से थोड़ा सा डिफर होता है, आने वाले लेक्चर में बताया जाएगा। और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, यानी सेल खुद कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करती है, ठीक है। और हमसे ये पूछा गया है हर एक रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होता है और कितना टोटल करंट बैटरी से ड्रॉन होता है। तो फर्स्ट पार्ट वेरी सिंपल, तीनों को कैसे जोड़ा गया है पैरेलल में, तो पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज R1 2 ओम, दिस इज R2 4 ओम, दिस इज R3 5 ओम। तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। आपस में ये पैरेलल में कनेक्ट हुई। यहाँ पर आप कितने भी मोड बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप इसको ऐसे ही करें, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये तब भी एक ही बात है। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, तब भी एक ही बात है। बस ये आपस में पैरेलल होने चाहिए, ये आपस में पैरेलल है। तो इनका जो इफेक्टिव होगा, तो हम पहले थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि इफेक्टिव पैरेलल वाले इफेक्टिव को RP कहेंगे, यानी इसमें RP पूछा है। सो जानते हैं we know in parallel combination
1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ऐसा हम फॉर्मूला ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। पुट द वैल्यूज, आर की वैल्यू, R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 4, R3 की वैल्यू 5। बस इसको सॉल्व करना, आंसर आ गया। एलसीएम इसका हो जाएगा 20, 10, 5, 4, 19/20 ओम। अब यहाँ पर स्टूडेंट से गलती हो जाती है, वो यहीं पर आंसर छोड़ देता है। दिस इज नॉट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ आरपी। सो योर फाइनल आंसर इज आरपी इक्वल टू 20/19 ओम। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ, राइट। अब हम जानते हैं कि सीरीज़ में जब हम कनेक्ट करते हैं किसी सेल को, तो सीरीज़ में सिर्फ एक ही टाइप का करंट चलता है, चाहे कितने भी रजिस्टर क्यों न लगे हों। लेकिन जब हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वही होता है जो सेल का है। तो यहाँ पर जो हमारे 3 रजिस्टर हैं बी पार्ट के लिए, जो 3 रजिस्टर हैं 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम, तीनों ही एक सेल के साथ जिसका वोल्टेज या ईएमएफ कितना दिया है 20 वोल्ट, इसके साथ कनेक्ट है। अब देखिए सीरीज कनेक्शन में एक रजिस्टर का वन एंड सेल के साथ कनेक्ट होता है, जबकि रजिस्टर का दूसरा एंड किसी दूसरे रजिस्टर से कनेक्ट होता है, और लास्ट वाले रजिस्टर का वन एंड सेकंड सेल के सेकंड एंड से कनेक्ट होता है। जबकि पैरेलल में हर एक रजिस्टर बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है। इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो लेट अस चेक कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं। तो देखिए इस रजिस्टर की ये 2 टर्मिनल हैं, किनारे हैं, ये 2 एंड हैं, इसके ये दोनों हैं। देखिए ये डायरेक्ट वायर के साथ सेल के साथ, ये भी सेल के साथ, इसका ये एंड सेल के साथ, इसका ये एंड सेल के साथ, इसका ये एंड सेल के साथ, और ये भी सेल के साथ, सभी डायरेक्ट सेल के साथ कनेक्ट हुए हैं, इसलिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेंगे। सो फॉर रजिस्टर ऑफ 2 ओम by Ohm's law, V equal to I R1, राइट। इसमें क्या सेम है वोल्टेज, इसलिए V1 V2 V3 जैसी बातें यहाँ पर नहीं की जाएंगी। यहाँ पर क्या सेम नहीं है, करंट सेम नहीं है। इन तीनों के रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से एक करंट निकलेगा I, और वो करंट यहाँ पर जाकर इस जगह जब पहुँचेगा तब उसके पास 3 रास्ते हैं। तो यही करंट तीनों रास्तों में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा। ये डिपेंड करेगा कि आगे रेजिस्टेंस कितना है। अगर रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब करंट फ्लो ज़्यादा करेगा, ज़्यादा करंट मिलेगा। तो इसमें मान लेते हैं करंट चला गया ऊपर I1, इसमें आ गया I2, इसमें आ गया I3, ये वापस I3, I2, I1, और फिर से वापस सेल को करंट वही वापस I, राइट। सो इसके लिए लिखा जाएगा V इक्वल टू I1। पिछली बार क्या लिखा गया था, पिछली बार क्या सेम था करंट। सो I1 I2 नहीं लगाए गए थे, V1 V2 लिखे गए थे। लेकिन इसमें V1 V2 V3 नहीं लिखे जाएंगे, इसमें I1 I2 I3 लिखे जाएंगे, क्योंकि करंट डिफर हो सकता है। सो पहला रजिस्टर होगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ये 20। सो 20 इंटू I1 इंटू R कितना 2। सो I1 इक्वल टू 10 एम्पियर। कितना करंट फ्लो किया 10 एम्पियर, राइट। इसी तरीके से इसके लिए देखिए, फॉर रजिस्टर ऑफ 4 ओम V इक्वल टू I2 R2, वोल्टेज कितना 20, I2 पता नहीं है, R2 कितना 4। सो I2 बिकम्स 5 एम्पियर। सिमिलरली 5 के लिए, फॉर रजिस्टर ऑफ 5 ओम
V इक्वल टू I3 R3, V कितना 20, I3 R3 कितना 5. दिस इम्प्लाइज दैट I3 इक्वल टू 4 एम्पियर, राइट. सो टोटल करंट कितना निकला, टोटल करंट. सो टोटल करंट देखिए, ये I1 I2 I3 कहाँ से आए हैं, इसी में से बने हैं, I में से. और I करंट किस में से निकला है, बैटरी में से. सो टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 10 प्लस 5 15 और 4 19 एम्पियर का करंट बैटरी से निकलेगा, राइट. सो 19 एम्पियर का करंट इस बैटरी से निकलेगा. अगर हम ये सोचें कि ये 3 रजिस्टर ना होते, इसकी जगह इनका इफेक्टिव होता, तो इनका इफेक्टिव सीरीज में लगाएंगे तो कुछ और आएगा, पैरेलल में लगाएंगे तो कुछ और आएगा. इनका पैरेलल का इफेक्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना है 20/19. तो अगर इनको हटाते हैं और इसको लगाते हैं तो एक ही जैसा इफेक्ट दिखना चाहिए. इन तीनों ने मिलकर के कितना सेल से करंट ड्रॉन किया है, I1 इसने किया है, I2 इसने किया है, I3 इसने किया है. तीनों ने मिलकर I1 प्लस I2 प्लस I3 ड्रॉन किया है. इसमें से इतना करंट निकाला है, कितना आया वो 19. तीनों घटाते हैं तो तीनों घटा के इसका इक्विवेलेंट लगा देते हैं. कितनी सेल से, इसी सेल से. तो देखिए 20 वोल्ट, और इसका इक्विवेलेंट कितना आया था, ये रहा, यानी ये रहा 20/19 ओम. अगर ये इतना ही करंट ड्रॉ किया जितना इन तीनों ने मिलकर किया है, तो इसका मतलब ये वाकई में इन तीनों का इक्विवेलेंट है. थ्योरी में आपको बताया गया था इक्विवेलेंट रजिस्टर वो चीज़ होती है जो डिफरेंट रजिस्टर हैं जिन्होंने मिलकर किसी बैटरी से, किसी सेल से जितना करंट ड्रॉन किया है उतना ही करंट कोई एक अकेला रजिस्टर अगर ड्रॉन करता है तो वो अकेला रजिस्टर उन सभी रजिस्टर का इक्विवेलेंट कहलाता है. तो इन सभी रजिस्टर ने कितना ड्रॉन किया है 19, और इसका इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट किया है इतना. तो क्या ये भी उतना ही करंट ड्रॉन करता है जितना इन्होंने किया है? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये वाकई इनका इक्विवेलेंट रजिस्टर है. सो इसमें लगाइए V इक्वल टू IR बाई ओहम्स लॉ. क्या होता है ओहम्स लॉ, V इक्वल टू I R कितने वोल्ट की लगी है 20, I पता करना है, R कितना है 20/19. सो I बिकम्स 20, 19 ऊपर आएगा, 20 नीचे जाएगा. सो I बिकम्स 19 एम्पियर, जो इक्वल है इसके. इसका मतलब ये सही है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक हीटिंग एलिमेंट है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है रूम टेम्परेचर पर. रूम टेम्परेचर मींस 27 डिग्री सेंटीग्रेड. अब उसका रेजिस्टेंस बढ़ करके 117 ओम हो जाता है, तो उसका नया टेम्परेचर बताइए, यानी किस टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस 117 ओम हो गया होगा. तो पहले कितना था 100 ओम, अब कितना हो गया है 117, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ा है. इसका मतलब उसको हीट किया गया होगा. हमें कैसे पता चला कि रेजिस्टेंस बढ़ा तो उसको हीट ही किया गया होगा? तो देखिए इसमें अल्फ़ा की वैल्यू दी है ये, और ये अल्फ़ा की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव. तो हम जानते हैं अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, जबकि अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होती है. किसके लिए होती है? सेमीकंडक्टर के लिए. सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन यहाँ पर तो अल्फ़ा पॉजिटिव दिया है. इसका मतलब हीट करने से रेजिस्टेंस बड़ा होगा. तो 100 ओम रजिस्टर है अगर 27 डिग्री पर, तो उसका रेजिस्टेंस निश्चित तौर पर बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ा होगा, राइट. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है. हम जानते हैं अल्फ़ा की डेफिनेशन क्या है, रेज इन रेजिस्टेंस, यानी कि डेल्टा R अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर राइज. यही तो पढ़ा था, राइट. तो यहाँ पर इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे और ज़रा देख लेते हैं क्या क्या दिया है. मान लेते हैं T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है R1 और T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हो जाता है R2, राइट. तो इसको जरा एक्सपेंड करिए. अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा R का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल कितना R2 माइनस R1 डिवाइड बाई ओरिजिनल. ओरिजिनल कितना मान लिया हमने R1 इंटू डेल्टा T, T2 माइनस T1,
राइट। इसी चीज़ को हमने पहले थ्योरी में ऐसे लिखा है, R इज इक्वल टू R माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट डेल्टा टी, या फिर इसको T माइनस टी नॉट, एक ही बात है। फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप केल्विन में भी रख सकते हैं और सेंटीग्रेड में भी रख सकते हैं, क्योंकि जब डिफरेंस लेंगे तो चाहे आप केल्विन स्केल में लें चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में लें, डिफरेंस सेम आएगा। सो पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1.70 10 to the power minus 4, R2 117 माइनस R1 कितना 100 अपॉन 100, T2 पूछा गया है, T1 कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो इस फैक्टर को इधर लाते हैं, इस फैक्टर को इधर लाते हैं। सो T2 माइनस 27 इक्वल टू 117 में से 100 गया 17 डिवाइडेड बाई ये 100 मल्टीप्लाइड बाई ये फैक्टर 1.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इस 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ये ज़ीरो हट जाएंगे, पॉइंट हट जाएगा, ये 170 और ये 10 टू पावर ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे ये 4 प्लस के, राइट। इसको कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7 और 0, सो इट बिकम्स 1000। T2 माइनस 27 इक्वल टू 1000, सो T2 इक्वल टू 1000 प्लस 27, यानी कि T2 इक्वल टू 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से बढ़ा करके 1027 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, यानी उसमें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया जाए, तब उसका रेजिस्टेंस 100 ओम से बढ़ करके 117 ओम हो जाएगा। अब ज़रा इमेजिन करिए, थ्योरी को रिलेट करें। अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होती है मेटल्स के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होती है, और एक एलॉय नाम की चीज़ पढ़ाई गई थी जिसके लिए कहा गया था अल्फ़ा पॉजिटिव होता है बट वेरी वेरी स्मॉल होता है। सो लुक एट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। क्या अल्फ़ा पॉजिटिव है? यस, अल्फ़ा पॉजिटिव है। क्या अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी है या छोटी? 10 टू द पावर माइनस 4, यानी 10 टू पावर माइनस 4 का मतलब इसे डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर प्लस 4, यानी अल्फ़ा की वैल्यू 0.0000 समथिंग आ रही है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू बहुत छोटी है। यानी ये एलॉय का केस है। एलॉय क्या होते हैं? एलॉय वो होते हैं जिनका टेम्परेचर राइज करने पर इनकी रेजिस्टिविटी में कोई खास चेंज नहीं आता है। रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं आता है तो रेजिस्टेंस में भी चेंज नहीं आता है। एलॉय के वायर बनाए जाते हैं मैग्नेटिन और कॉन्स्टेंटन, जो प्रैक्टिकल में यूज़ होते हैं, जिनको हम स्टैंडर्ड वायर की तरह यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करते हैं। ज़रा सोचिए, जिस वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम था 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब उसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट कर करके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज किया है, 1027 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाया गया है। तो ज़रा इमेजिन करिए कितना ज़्यादा हीट किया गया होगा। इतना ज़्यादा हीट करने के बावजूद भी इसका रेजिस्टेंस सिर्फ कितना बढ़ा? 17 ओम, राइट। तो अल्फ़ा की वैल्यू देखिए कम है, इसीलिए तो इतना ज़्यादा हीट करना पड़ा कि टेम्परेचर को इतना ज़्यादा बढ़ाना पड़ा, तब जाके केवल 17 ओम रेजिस्टेंस का इंक्रीमेंट हुआ है, राइट। इस क्वेश्चन में एक वायर दिया गया है जिसकी लेंथ 15 मीटर है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है और उसका रेजिस्टेंस दिया गया है और उसकी रेजिस्टिविटी पूछी गई है। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का? R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पर रो क्या है? रेजिस्टिविटी, और यही फाइंड करनी है। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सिर्फ इतनी बात नहीं है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये नहीं याद रखना है, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ए इज द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जैसे अगर कोई कंडक्टर हमारा इस तरीके का हो, इस तरीके का कंडक्टर हो, तो हमें अगर यहाँ से करंट अगर जाता है,
इस तरीके से करंट निकलता है, तो इस करंट की डायरेक्शन में लेंथ इतनी लेंथ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी सपोज ये L, और इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी सपोज मान लेते हैं रो, ये लेंथ मान लेते हैं B, और ये हाइट किसकी है H। तब इसका रजिस्टर जो लिखा जाएगा रेजिस्टेंस और रो L डिवाइड बाई एरिया। तो करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके ठीक सामने कौन सा एरिया पड़ रहा है, ये वाला एरिया पड़ रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ। सो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू कितनी होगी, ये लेंथ कितनी है जितनी ये है B, और ये कितनी है H, सो B इंटू H। अगर यही करंट ऐसे ना जा करके ऐसे जाने लगे ऊपर से इस तरीके से, तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। सो रेजिस्टेंस रो, अब देखिए कितनी लेंथ में करंट जा रहा है, जितनी यहाँ से इस सरफेस से लेकर नीचे वाले सरफेस, और ये कितनी लेंथ है H, यानी कि H डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ करंट के परपेंडिकुलर एरिया, ये वाला एरिया, दिस एरिया कितना है L इंटू बी। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। या तो आप ऐसे याद रखिए कि करंट की डायरेक्शन पर भी डिपेंड याद करता है रेजिस्टेंस, या फिर आप सीधा ये याद रखिए कि जो लेंथ है वो लेंथ along the direction of current, area perpendicular to the direction of current, right? So put the value and find the answer। R की वैल्यू कितनी है 5, रेजिस्टिविटी पता करनी है, L की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई A की वैल्यू 6 इंटू 10 to the power -7, रो की वैल्यू निकालनी है 5 इंटू 6 इंटू 10 to the power -7 डिवाइडेड बाई 15, 3, 2, so रो इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power -7। यूनिट क्या होगी, रो की यूनिट क्या होगी, इधर इसको लाएंगे, रो इज इक्वल टू RA/L, आर की यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर, सो इसकी यूनिट होगी ओम मीटर। सो दिस इज योर आंसर, राइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नाइक्रोम वायर है जिसको एक सेल्स के साथ कनेक्ट किया गया है, जिसका वोल्टेज 230 वोल्ट है, और उससे जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो 3.2 एम्पियर हो रहा है। थोड़ी देर बाद वो करंट 2.8 एम्पियर हो जाता है, राइट। सो एक वायर है, नाइक्रोम का वायर है, हीटिंग एलिमेंट है, जिसको 230 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है 3.2 एम्पियर। थोड़ी देर बाद ये करंट हो जाता है 2.8 एम्पियर। तो लुक एट द वैल्यू ऑफ करंट। पहले करंट कितना था 3.2 एम्पियर, अब कितना रह गया है 2.8, यानी करंट कम हुआ है। तो करंट कम क्यों होगा, एक ही वायर में पहले करंट ज़्यादा फिर उसी वायर में करंट कम, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि किसी ने करंट को फ्लो करने से रोका होगा। तो कौन रोकता है करंट को फ्लो होने से, रेजिस्टेंस। इसका मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है, वायर का रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है, जबकि हम उसकी डायमेंशन बदल नहीं रहे हैं। वायर को बदला नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में कहा नहीं है, ना ही उसकी लेंथ बदली है, ना ही उसका एरिया बदला है। तो क्या बदला होगा, ना लेंथ बदले ना एरिया बदले। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L बाई A। जब ये चेंज ना करें फिर भी ये चेंज हो जाए, इसका मतलब रेजिस्टिविटी बदलनी चाहिए। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर और एनवायरमेंटल कंडीशन पर, टेम्परेचर पर। तो मटेरियल बदला नहीं है, नाइक्रोम पहले भी था, नाइक्रोम अब भी है, इसका मतलब ज़रूर टेम्परेचर में फ़र्क आया होगा, इसलिए रेजिस्टेंस बदला है। रेजिस्टेंस क्या हुआ होगा, कम या ज़्यादा। करंट कैसा हो रहा है, कम, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ होगा, ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस को ज़्यादा होने के लिए रेजिस्टिविटी को ज़्यादा होना पड़ेगा, राइट। तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा कैसे होगी, वायर कौन सा है, नाइक्रोम का। नाइक्रोम क्या होता है, एलॉय। कैसे पता चला एलॉय है ये, इसका अल्फ़ा देखिए, अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव और वेरी लो। सो ये एलॉय है। तो टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेजिस्टिविटी बड़ी होगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बड़ा होगा, जिसकी वजह से करंट कम हुआ होगा, राइट। तो शुरू में कितना टेम्परेचर था, शुरू में कितना रेजिस्टेंस था। तो देखिए पहले ये जब कनेक्ट किया गया है, तो जहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है उसी रूम के टेम्परेचर का इनिशियल टेम्परेचर माना जाएगा। तो रूम टेम्परेचर दिया गया है इतना, यानी शुरू में T1 कितना था, रूम टेम्परेचर पर था, और उस समय रेजिस्टेंस कितना होगा मान लेते हैं R1। तो ये R1 की वैल्यू कैसे निकले, उसी समय जब रूम टेम्परेचर पर शुरू में कनेक्ट किया गया है
डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज आर नाइक्रोम वायर, दिस इज सेल और दिस वन इज स्विच 230 वोल्ट, दिस इज आर। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं उस समय टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर। उस समय इसने करंट फ्लो कराया आई। शुरू में करंट कितना फ्लो कराता है, इतना। सो बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस R इक्वल टू V बाई आई। वोल्टेज कितना 230, करंट कितना शुरू का, तो रेजिस्टेंस भी शुरू वाला यानी कि 3.2, दिस बिकम्स 71.875 ओम। इतना रेजिस्टेंस शुरू का है। अब क्या है, करंट क्या हो जाता है कम, तो क्यों हुआ कम, रेजिस्टेंस बढ़ा। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ा, क्योंकि ये हीट हो गया होगा, यानी थोड़ी देर बाद इसमें करंट रह जाता है कितना, इतना। इसका मतलब थोड़ी देर बाद इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, राइट। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, थोड़ी देर बाद कितना करंट फ्लो करता है 2.8। इसलिए आफ्टर सम टाइम R2 बिकम्स V अपॉन I2, बाद वाला करंट, और ये कौन सा करंट था, इनिशियल, सो R1 I1। वोल्टेज कितना 230 डिवाइडेड बाई I2 2.8, सो दिस बिकम्स R 82.143 ओम। ये R2 की वैल्यू आ गई। ये जब R1 है इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कौन सा है, ये R2 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर लेट अस से T2, यही हमको पता करना है, राइट। स्टेडी टेम्परेचर पता करना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूले से कि अल्फा इक्वल टू डेल्टा R अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू डेल्टा T। सो अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड में रखिए चाहे केल्विन में रखिए, आंसर सेम आएगा। क्या अल्फा की वैल्यू दी है, यस, अल्फा की वैल्यू ये रही। सो अल्फा बिकम्स 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। R2 की वैल्यू ये रही 82.143 माइनस R1 की वैल्यू 71.875 डिवाइडेड बाई 71.875। T2 पता करना है, T2 और रूम टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको इधर लाइए, T2 माइनस 27 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 82.147 माइनस 71.875 डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू। सो T माइनस 27 T2 minus 27 equal to 840.35 degree centigrade. So T2 equal to 847.35 plus 27. So T2 degree centigrade. So this is the temperature. Again फिर देखिए, रजिस्टर कितना था शुरू में 71, कितना हुआ 82, लगभग चेंज 10 ओम का चेंज है। उसके लिए हमने टेम्परेचर कितना चेंज किया, शुरू का टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद का टेम्परेचर कितना है 867 अबाउट पॉइंट समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बहुत चेंज है। 840.35 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज है। ये राइज कैसे हुआ होगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई, इतना टेम्परेचर बढ़ा, तब जाके रेजिस्टेंस कितना बदल पाया, सिर्फ 10 ओम। इसका मतलब ये मटेरियल एलॉय होना चाहिए या मेटल होना चाहिए। मेटल का रेजिस्टेंस तेज़ी से बढ़ता है, मेटल की रेजिस्टिविटी तेज़ी से चेंज होती है अगर टेम्परेचर बढ़ाएं, लेकिन एलॉय की नहीं होती है। मटेरियल कैसा होना चाहिए, एलॉय, और एलॉय है, ये अलग से दिया गया है नाइक्रोम में, राइट। क्वेश्चन नंबर 3.7 फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल है, आप इसको खुद करेंगे। थैंक यू।